अभिषेक ने उस चित्र की ओर देखा जहाँ उसने छाया देखी थी। उसे यकीन था कि छाया का आकार मनुष्य जैसा था। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, अभिषेक ने सिकुड़ी हुई आंखों से सोचा। उसके दिल में घर कर गई थी, क्योंकि कुछ बच्चों को मारने का विचार उसके दिमाग में आया। अभिषेक ने अपनी तलवार निकाली और उसे अपने पास रख लिया। चांद की रोशनी में काली तलवार थोड़ी चमक सी रही थी, जिससे वह अंधेरे में बहुत मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। अभिषेक चुपचाप बग्घी के ऊपर खड़ा हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। उसका शरीर उस जगह की ओर मुड़ा जहाँ डाकू अभी अभी आए थे। हवा ने अभिषेक के कोट को लहराया, जिससे उसे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार कराने का आभास हुआ। अभिषेक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से आसपास के सभी लोगों को चेतावनी दे रही थी कि उन्हें उस पर हमला नहीं करना चाहिए। अभिषेक जानता था कि अगर कोई लड़ना नहीं चाहता तो डराना धमकाना कितना प्रभावी हो सकता है। उनके प्यासे जानवरों की तरह आक्रमण दिखने की जरूरत नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना था जो बिना लड़े हार न माने। आशा थी कि डाकू को आसान लक्ष्य मिल जाएगा। अभिषेक अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन के लिए डरता था। लगभग पूरे एक तक अभिषेक के परिवेश के केवल सन्नाटा छाया रहा। फिर 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए। 7 मिनट के बाद अभिषेक ने अपनी तलवार हटा दी और ध्यान करने के लिए फिर से बैठ गया। डाकू चले गए। अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और फिर से ध्यान में प्रवेश कर लिया। हालांकि ध्यान में प्रवेश करने के केवल 40 मिनट बाद अभिषेक ने कई छोटी छोटी आवाज़ें सुनी। वे लौट आए और उनमें से और भी है। अभिषेक ने सिकुड़ी आंखों से देखा। अभिषेक धीरे से फिर से खड़ा हो गया और अपनी तलवार खींच ली। 10 सेकंड का मौन फिर से बीत गया। अभिषेक की छोटी सी जगह से एक तेज चीख गूंज उठी और अभिषेक ने अपनी तरफ आंखें खिंचोड़ ली। एक पल में 15 से अधिक लोग पेड़ों से निकलकर अभिषेक की बग्घी की ओर दौड़े। फिर भी अभिषेक ने उनकी शक्ल देखकर अपने दांत पीस लिए। डाकू जीवन के लिए सभी क्षेत्रों से आए थे। अभिषेक कुछ किशोरों को देख सकता था, लेकिन वह युवा, व्यस्तों और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और एक बूढ़े व्यक्ति को भी देख सकता था। वे सभी गंदे थे और उन्होंने कोई उल्लेखनीय कवच नहीं पहने हुए थे। अभिषेक उनमें से कुछ मोटे चमड़े से बनी और छेद वाली बनियानें पहनी हुई थी। बाकियों ने मैले कुचले और पुराने कपड़े पहने थे। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें से किसी के पास भी हथियार नहीं थे। वे सभी बिना हथियार के पेड़ों से निकल आए और इससे भी अधिक उन्होंने अभिषेक की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने बग्घी पर आइस लकड़ियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसका कभी भी अभिषेक पर हमला करने का या उसे घायल करने का इरादा नहीं था, और वह यह जानता था कि वे केवल आइस लकड़ी चाहते थे और अभिषेक के बग्घी से चोरी करते समय वे अभिषेक पर हमला नहीं करेंगे या उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। अभिषेक जानता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभिषेक हुआ कि मैं लोगों को मारने में सहज नहीं हूँ, इसलिए वे बिना किसी हथियार के या कवच की ओर मुझ पर हमला करने के लिए इरादे के बिना बाहर आए। वे इस तथ्य पर भरोसा कर रहे हैं कि मैं उन्हें मारने को तैयार नहीं हूँ। अभिषेक ने तुरंत निर्णय लिया और निकटतम डाकू की ओर कूदा। अभिषेक ने डाकू की छाती पर मुक्का मारा और उसे अपने पीछे के पेड़ पर फेंक दिया। डाकू ने पेड़ पर जोरदार प्रहार किया और हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे छोटे से मैदान में गूंज उठी। 2 मिनट तक मौन। जैसे ही उन्होंने अपने सहयोगी को देखा, डाकू ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। अभिषेक ने अन्य डाकू को सिकुड़ी हुई आंखों से देखा, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखें देखी तो उसका दिल कांप गया। वे हैरान, भयभीत या क्रोधित नहीं थे, नहीं, उनकी निगाह मासूमियत कर रही थी। यह ऐसा था जैसे वे देखना चाहते थे कि उनके सहकर्मी के साथ क्या हुआ। जिन डाकू को अभिषेक ने मुक्का मारकर भगाया था, उसे खांसते हुए गहरी सांस ली। वह अभी भी जीवित था। वह सब कुछ था जो डाकू को चाहिए था, और उन्होंने तुरंत बग्घी की ओर भागना जारी रखा। तो क्या हुआ अगर वह घायल हो गया है? अन्य लोग अपनी लूट उसके साथ साझा करेंगे, जिससे यह सब सार्थक हो जाएगी। जब तक वे मर नहीं जाते, यह इस लायक होगा। सबसे पहले लोग बग्घी तक पहुंचे और बर्फ की लकड़ी को पकड़ते हुए पिंजरे को फाड़ना शुरू कर दिया। अभिषेक की घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने दांत और भी जोर से पीसने शुरू कर दिए। एक खूनी हाथ हवा में उड़ गया।
अभिषेक ने एक डाकू का हाथ काट दिया और जिससे अभी अभी पिंजरे पर पंजा मारा था। अन्य डाकू एक सेकंड के लिए रुक गए और देखने लग गए क्या हुआ, और फिर वे और भी अधिक ताकत से फाड़ते रहे। पिंजरे का एक हिस्सा टूट गया क्योंकि डाकुओं ने लालच से बर्फ की लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। इस बीच डाकू ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया, उससे दूसरे हाथ के नीचे डाल दिया और अपने खाली हाथ से बर्फ की लकड़ी पर फिर पंजा मारना जारी रखा। तनाव और अपने आंतरिक दर्द के कारण अभिषेक की आंखें लाल हो गई। मैं उन्हें आइस लकड़ी से दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे उनकी ज़रूरत है। मेरा लक्ष्य शक्तिशाली बनना है। मैं ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता हूं जो पृथ्वी पर असंभव होती है। कप्तान के शब्द अभिषेक के दिमाग में घर कर गए। यह आपकी जिम्मेदारी है या उनकी? रुकते ही डाकू ने चौंक कर देखा। एक सिर के बिना शरीर जमीन पर गिर गया। अभिषेक ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। यह बहुत आसान था। मेरी तलवार मक्खन की तरह उसके शरीर में घुस गई। मैंने अभी अभी एक मानव जीवन समाप्त कर दिया है। अभिषेक का हाथ कांपने लगा क्योंकि उसकी घबराहट और डर गुस्से में बदल गया। इन डाकुओं ने उसे ऐसा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था जहाँ वे वापसी संभव नहीं थी, और इसके लिए वह उनसे नफरत करता था। वह पहले ही एक को मार चुका था और यह उतना बुरा नहीं लगा जितना उसे सोचा था। पछतावे या आतंक की तत्काल को कोई भावना नहीं थी। ऐसा महसूस हुआ कि अभिषेक ने कुछ खो दिया हो। हत्या करना अभी उतना कठिन नहीं लग रहा था, और उसका गुस्सा ही वह कारण था जिसकी अभिषेक को जरूरत थी। अभिषेक ने दूसरे डाकू के धड़ को तीर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि धड़ का अस्तित्व ही नहीं रहा। डाकू की आंखों में गहरा भय झलक रहा था। वे जितनी भी बर्फ की लकड़ी ले जा सकते थे उन्होंने तुरंत उठा ली और भाग गए। अभिषेक ने एक और डाकू को मार डाला। बर्फ की लकड़ी गिराओ और तुम जीवित रह सकते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। उनमें से किसी ने नहीं सुना। यह ऐसा था मानो बर्फ की लकड़ी उनके जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अभिषेक ने दांत पीस लिए। अभिषेक ने 2 डाकुओं को 2 मीटर दूर जाने से पहले ही मार डाला। ये डाकू अधिकतम सैनिक क्षेत्र में प्रारंभिक चरण में थे। उनमें से कुछ के शरीर भी पृथ्वी पर मनुष्य के समान स्तर के थे। जाने दो। कुछ डाकुओं ने पीछे मुड़कर देखा, और ये जब उन्होंने अतिरिक्त लाशें देखी तो उन्होंने बर्फ की लकड़ी गिरा दी और भागना जारी रखा। हालांकि 3 सबसे दूर के डाकुओं ने आइस लकड़ी को नहीं गिराया। उनके पास भागने का सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही अभिषेक अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा, उनके नीचे की जमीन लगभग फट गई। 1 सेकंड से भी कम समय में अभिषेक पहले डाकू के पास पहुंचा और उसने उसे मार डाला। अभिषेक ने अगले डाकू पर हमला करने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। वे सभी एक ही दिशा में नहीं भाग रहे थे। कुछ डाकुओं को लगा कि एक तेज हवा उनके पास से गुजर रही है और एक काली छाया उनकी दृष्टि से अंदर बाहर हो रही है। मात्र 2 सेकंड में दूसरा डाकू भी मर गया। फिर अगर 4 सेकंड में आइस लकड़ी ले जाने वाला आखिरी डाकू भी मर गया। पूरे जंगल में केवल तेज कदमों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अभिषेक ने कोई हलचल नहीं की। उसने बस अपने आसपास की हर लाश को देखा, बिना सिर के शरीर को, और अकेले सिर की छवि से अभिषेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई इंसान नहीं। अभिषेक के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि सिर और शरीर कभी इंसान के थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों चीज़ों का आपस का कोई संबंध ही नहीं है। अभिषेक ने सर की भयभीत आंखों में देखा। सिर किसी किशोर का था। कुछ सेकंड के बाद अभिषेक बिना कुछ बोले नीचे झुका और शरीर को एक तरफ धकेल दिया। अभिषेक का हाथ आगे बढ़ा और उसने लाश से बर्फ की लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया। अभिषेक ने कुछ देर तक आइस लकड़ी के टुकड़े को देखा। क्या आइस लकड़ी के टुकड़े के लिए मरना उचित था? अभिषेक ने आइस लकड़ी के टुकड़े को देखते हुए सोचा। फिर अभिषेक की नज़र सिर पर घूम गई। क्या वह सिर्फ बर्फ की लकड़ी का एक टुकड़ा चुराने के लिए मौत से लायक था? मौन। काफ़ी देर तक अभिषेक को कोई उत्तर नहीं मिल सका। फिर भी अंत में उसे अपना उत्तर मिल गया। दरार। अभिषेक ने अपने हाथ में बर्फ की लकड़ी का टुकड़ा नष्ट कर दिया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने क्या चुराया। कार्रवाई महत्वपूर्ण नहीं है, इरादे है। अभिषेक धीरे से फिर खड़ा हुआ और बग्गी की ओर वापस चला गया। अभिषेक बग्गी पर कूद गया और अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे समय उसने पूर्व मनुष्य के
टुकड़ों को नज़रअंदाज किया। यह मेरी ज़िंदगी है उनकी या उनकी कार्रवाई महत्वपूर्ण नहीं है, इरादे है। अभिषेक के इन वाक्यों को अपने दिमाग में कई बार दोहराया। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, और इस प्रकार वे फिर से शांति लौट आई। अभिषेक ने इन वाक्यों को रात भर अपने दिमाग में दोहराया। अभिषेक एकमात्र जीवन प्राणी था जो और उसके बग्घी के आसपास का क्षेत्र लोगों की लाशों से घिरा हुआ था। उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे।